मतदान हुआ है और जो निर्णय आया है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। बीजेपी हार जाती महाराष्ट्र, क्या बीजेपी के साथ जो लोग हैं, तो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा परिणाम होता था केंद्र सरकार की स्थिरता के ऊपर। तो पूरी चुनाव प्रक्रिया फेल है। बैलेट पेपर में चुनाव करने में क्या तकलीफ है, अब करिए ना। भारत गायब हो गया, हम मोदी के लोग, तो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जो शख्स हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में है वो सीधा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, किसी लबो लुआब के बिना बोलते हैं। उनके कई परिचयों में एक परिचय ये भी है कि वे संपादक हैं, फिल्म भी लिख चुके हैं, राज्यसभा के मौजूदा सांसद हैं और जो विपक्ष का इंडिया अलायंस है उसके एक तरह से आप कह सकते हैं सूत्रधार भी है। कभी कोई बात इधर से उधर होती है तो समन्वय कैसे स्थापित करना है वो भी ये भली बात ही जानते हैं। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद, शिवसेना यूबीटी के नेता श्री संजय राउत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष को अचानक से संविधान की ज्यादा याद आई है, संविधान खतरे में है, अब सत्ता पक्ष भी बोल रहा है। लोकसभा के चुनाव में आपने नैरेटिव एक बनाया था कि अगर 400 से पार मामला आया तो संविधान बदला जाएगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान हमारा गौरवशाली है। इस बात पर आप क्या समझते हैं, अचानक सत्ता पक्ष को संविधान की इतनी याद क्यों आने लगी? सत्ता पक्ष जो है बीजेपी बोली, संविधान के बारे में जो नैरेटिव था वो हमने नहीं सेट किया, वो हमारा काम नहीं है। ये नैरेटिव सेट करना वगैरह जो शब्द है वो बीजेपी के कोटे से आते हैं, ऐसे शब्द। ये हमारा दिमाग इतना नहीं चलता है, हम सीधे लोग हैं। ये जब चुनाव आया 2024 का, तो 400 पार का नारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। 400 पार, 400 पार। तो ठीक है, कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को इनकरेज करने के लिए इस प्रकार से नारा देते हैं। बाद में 400 पार क्यों चाहिए हमें, तो उनके लोग बोलने लगे। मैं नाम दे सकता हूँ, उनके लोग बोलने लगे। कोई एमपी है, कोई नेता है, कोई मुख्यमंत्री है किसी राज्य जगह, कि हमें संविधान बदलना है, हमको संविधान बदलना है। ये जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, ये हमको बदलना है। इसलिए हमको 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है। ये उनके लोग बोलने लगे। मोदी जी को सामने आकर उसका खंडन करना पड़ा। तो ये हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, जो उनके मन में था वो जुबान से बाहर निकल गया। लेकिन जनता ने 400 पार को ब्रेक लगा दिया और उनके जो नैरेटिव सेट किया था वो आगे नहीं जा सका। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में आपको एक बड़ी माइलेज थी, महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में 31 सीटें आप लोगों ने जीती। महाराष्ट्र के जो 5 हिस्से हैं, चाहे हम विदर्भ की बात करें, मुंबई की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, हर जगह आपको एज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 3-4 महीने बाद कि आप लोग एकदम महायुति की हर जगह लिखा गया लहर है, सुनामी है, जिसमें महाविकास अघाड़ी उड़ गई। ऐसा क्या हुआ जो लोगों, जो दलित, किसान आपसे जुड़ा, आदिवासी आपसे जुड़ा, वो 4 महीने बाद आपसे दूर हो गया? सभी लोग जो लोकसभा में जुड़े थे वो 3 महीने में ऐसे पीछे नहीं जाते कभी। लोगों की जो भावना होती है वो वही भावना थी। लोकसभा में हमने बीजेपी का जो एक रथ निकला था उसको रोक दिया। ये सही है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने खासकर। ऐसा क्यों हो गया? या अगर आपको देखना है तो महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर आप देखिए, गांव-गांव में रेजोल्यूशन पास हुआ है ग्राम पंचायत से कि फिर चुनाव लीजिए और बैलेट पेपर पर लीजिए। ये जो मतदान हुआ है और जो निर्णय आया है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, और लोग अपने खर्चे से बैलेट पेपर छाप कर वोट कर रहे हैं जी। और सरकार वहां जाकर, पुलिस वहां जाकर वो प्रक्रिया को रोक रहे हैं और 144 लगा रहे हैं।
एक जगह तो आप ही के जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन्होंने बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराने की कोशिश करी। बहुत जगह पर ये हो रहा है। जो जीते हुए लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमको जो मार्जिन मिला है जीतने का उससे ज्यादा मार्जिन होना चाहिए। लोगों के मन में उस निर्णय के बारे में बहुत शंकाएं हैं जी। और ऐसे में देखो, महाराष्ट्र अगर बीजेपी हार जाती, महाराष्ट्र क्या बीजेपी के साथ जो लोग हैं, तो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा परिणाम होता था केंद्र सरकार की स्थिरता के ऊपर। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य। महाराष्ट्र देश की दिशा सेट करता है, उत्तर प्रदेश देश की दिशा दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उस मामले में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग महाराष्ट्र के बारे में जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार थे और वो गए। अब ईवीएम के ऊपर हमने कभी हमला नहीं किया, पहले हमारे मन में शंका है ईवीएम के बारे में जी। लेकिन हम हमेशा चुनाव में सामने गए, चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब जिसने वोट किया है उनका विश्वास नहीं है। लोग बार बार, कोई कोर्ट में जाता है, कोई सड़क पर आता है, कोई आंदोलन करता है, कोई उपोषण करता है कि वापस चुनाव लीजिए। ये कभी इस देश में नहीं हुआ था। चुनाव आयोग को समझना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वोटर्स का विश्वास नहीं है, मैंने जो वोट दिया है किसी पार्टी को, उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को मिला है या नहीं मिला है, ये शंका अगर लोगों के मन में आती है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया फेल है। तो बैलेट पेपर में चुनाव करने में क्या तकलीफ है, अब करिए ना। सर लेकिन चुनाव आयोग बोलता है कि वीवीपैट से हम 5% जब मिलान करेंगे। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग है, सबको चुनाव लगाते। ये सभी जो है संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राज्यपाल हो, ये सब मोदी के लोग हैं। जैसे मैंने कल मेरे स्पीच में कहा कि संविधान में जो लिखा है पहला शब्द, हम भारत के लोग, वहां से हमारा संविधान शुरू होता है कि हम भारत के लोग। अब भारत गायब हो गया, हम मोदी के लोग। जहां भी संविधान, जहां भी निर्णय देने की क्षमता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, वहां सब मोदी के लोग बैठे और सिर्फ मोदी की बात सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, संविधान की बात नहीं सुनते। लेकिन सर जैसे सुप्रीम कोर्ट है या चुनाव आयोग है, सरकार ये बोलती है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनका चुनाव निष्पक्ष तरीके से इनमें बैठे लोगों का होता है। निष्पक्ष शब्द डिक्शनरी में नहीं है हमारे देश में। यहाँ कोई भी चीज निष्पक्ष नहीं है। एक जमाने में हम गौर से बात करते थे कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा लोकतंत्र, हमारी प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष है। अब वो नहीं है जी। इंदिरा गांधी ने भी इस देश में इमरजेंसी लगाई 18 महीने के लिए। 18 महीने के बाद इमरजेंसी हटाई, 18 महीने के बाद चुनाव किया। इंदिरा जी चुनाव हार गई जी। मैं उसे निष्पक्ष कहता हूँ। चुनाव हार गई इंदिरा जी, खुद चुनाव हार गई। कांग्रेस छोड़ दीजिए, संजय गांधी चुनाव हार गए और इंदिरा गांधी को एक सामान्य आदमी ने चुनाव हराया। वो भी मैनिपुलेशन कर सकती थी ना, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव था। सर जो संविधान पर चर्चा हुई, 2 दिन राज्यसभा में, 2 दिन लोकसभा में, 75वां गौरवशाली हम एक यात्रा मना रहे हैं। संविधान पर चर्चा, ये आपको लगा कि सर चर्चा हुई या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुआ? चर्चा नहीं हुई, संविधान पर चर्चा ही हुई नहीं है, आरोप प्रत्यारोप। नेहरू के ऊपर आरोप, फिर सावरकर जी के ऊपर आरोप, दोनों तरफ से। संविधान पर अगर गंभीरता से चर्चा होती दोनों तरफ से, तो बहुत कुछ देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा पैगाम हम दे सकते थे। लेकिन चर्चा नहीं हुई, बहुत कम लोगों ने संविधान के ऊपर चर्चा की। सर आपने जिक्र किया, चाहे सत्ता पक्ष हो नेहरू की बात करता है, प्रतिपक्ष हो वीर सावरकर जी की बात करता है। सर वीर सावरकर उनका एक सोच था, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सर नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने एक हाथ में संविधान, एक हाथ में मनुस्मृति लहराया। वीर सावरकर पर भी उन्होंने तल्ख बातें कही, जिस पर आपके पंत प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का बयान आया कि कांग्रेस को सावरकर का और बीजेपी को नेहरू जी का रोना छोड़ना चाहिए। सर आपको लगता है कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस को अपनी विचारधारा या विचारों में स्पष्टता लाने की जरूरत है? डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम वर्तमान में जीना चाहिए जी।
वर्तमान की समस्या देश के सामने, लोगों के सामने, विश्व के सामने, उसके ऊपर बात करो। आप भूतकाल में जाकर 60 साल पहले सावरकर ने क्या कहा था, 70 साल पहले पंडित जी की क्या भूमिका, वो उस परिस्थिति की जरूरत थी, आज की नहीं है। आज की जरूरत, आज की परिस्थिति अलग है, आप उनके ऊपर बात करनी चाहिए। वीर सावरकर ने 60-70 साल पहले जो किया, उनकी जरूरत थी, देश की जरूरत थी, उनकी विचारधारा की जरूरत थी। पंडित नेहरू ने देश बनाया है, अगर पंडित नेहरू नहीं होते तो ये देश नहीं बनता। ये बात सबको समझनी चाहिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए। नेहरू नहीं होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, आज देश के एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, या अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बनते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, नेहरू नहीं होते, सरदार पटेल नहीं होते, डॉक्टर आम्बेडकर नहीं होते। ये सभी ने मिलकर ये देश बनाया है। हाँ जरूर वीर सावरकर जी का देश के निर्माण में नहीं होगा, लेकिन एक उनकी विचारधारा थी, स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी रोल एक महत्वपूर्ण रहा है, क्रांतिकारी रहे हैं बड़े, मुझे मालूम है। लेकिन जो सरकार में, सत्ता में बाद में जो लोग आए हैं 1947 से मनमोहन सिंह तक, सभी ने देश को बनाया है। नरसिंह राव ने बनाया है, राजीव गांधी ने बनाया है। सर, एक देश में व्याकुलता देखी जा रही है, और चाहे किसी भी पक्ष पे हम बात करें, आर्थिक आधार पर बात करें, अगर हम बात करें, एक तरफ सर किसान दिल्ली आने को आतुर हैं, पिछले साल भर से वो बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे। दूसरी तरफ पूरे देश का ध्यान संभल की तरफ है, जहाँ पे रोज आए दिन कभी खंडित भगवान की प्रतिमा निकल रही है। जरूरत क्या है सर इस देश की? किसान जरूरत है या इस तरह के मुद्दे जरूरत? हाँ, ये इंडस्ट्री, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, ये जरूरत है। लेकिन 10 साल से देश की राजनीति मंदिर मस्जिद में ही उलझी हुई है। ये ठीक नहीं है। देश का एक खेल बन गया है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और क्या है, उससे क्या मिलेगा देश को? हम 50-60 साल पीछे जा रहे हैं। हम भी हिंदुत्ववादी है, हमारी पार्टी प्रखर हिंदुत्ववादी है। हमारे पार्टी के संस्थापक को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे जी को, और वो विचारधारा अभी हमारी कायम है। लेकिन हमारा हिंदुत्व ऐसा हिंदुत्व नहीं है ना, जिस तरह से अभी चल रहा है, दर दिन दंगे कराओ, दंगे भड़काओ, मुसलमान आए तो मारो, ये है तो मारो। ये देश कैसा रहेगा? देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये हमको दूसरे को बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सेनापति है मोदी और शाह जी, आरएसएस के लोग। अरे भाई, देश को संभालना चाहिए। एक तो ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपका कोई योगदान नहीं है, देश बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। आप तो रेडीमेड आकर देश के सभी पदों पर बैठे हैं। अब संभालो तो सही ठीक से, वो भी आप नहीं कर पा रहे। सर, बाला साहब ठाकरे के दौर से आप शिवसेना के साथ हैं। बाला साहब ठाकरे को लेकर एक प्रोजेक्शन ये दी जाती है कि वो कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के बारे में तमाम उनके बयान हैं। जनता को ये नहीं मालूम पता चलता कि बाला साहब ठाकरे की संघ को लेकर क्या सोच थी, उनके लोगों को लेकर क्या सोच थी, वो किस तरीके से संघ के साथ थे। एक बात है कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति कांग्रेस विरोधी उस वक्त रही है, लेकिन वो कांग्रेस से घृणा नहीं करते। आपको बताना चाहता हूँ, इंदिरा जी और उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। इंदिरा गांधी और बाला साहब ठाकरे के संबंध बहुत मधुर थे। नरसिंह राव और बाला साहब ठाकरे जी के संबंध रहे, चंद्रशेखर जी का बाला साहब ठाकरे जी के संबंध रहे। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा जो अच्छी चीजें हैं, चाहे हमारे विरोधी क्यों न हो, उनका समर्थन दिया है। इमरजेंसी को बाला साहब ठाकरे का समर्थन था, आपको बताना चाहता हूँ, खुला समर्थन था। क्योंकि अगर देश में अनुशासन, डिसिप्लिन लाना है तो बहुत कठोरता से हमको 1 साल तक काम करना पड़ेगा, और इमरजेंसी अगर देश में अनुशासन लाना चाहते हैं तो हम उनके साथ है। इंदिरा जी को खुला समर्थन दिया था, और बाद में चुनाव में भी कांग्रेस को बाला साहब ने समर्थन दिया था 1970-80 में महाराष्ट्र में। उस वक्त हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे, उनको मालूम नहीं। ये जो बोलते हैं ना कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता है हमारा, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस के साथ, हमारे महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस नेता, शरद पवार तक,
हमारी लड़ाई विचारों की रही है, लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे उनके साथ भी हम रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी और कांग्रेस की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वैचारिक उनकी भूमिका अलग अलग रही है। बात रही संगत, देखिए बाला साहब ठाकरे ने हमेशा अपने जिंदगी में ये लोगों से वैसे दूरी ही रखी, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो संघ के प्रमुख नेता थे उनके साथ बाला साहब जी के रिश्ते बहुत मधुर थे। जैसे कि बाला साहब देवरस थे जी, सरसंघ चालक। जब मुंबई में आते थे बाला साहब देवरस, तो मैंने देखा है, मैं भी उनके साथ 2 बार उनसे मिलने गया था, और उस बारे में देवरस जी और बाला साहब ठाकरे जी में जो चर्चा होती थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी। देश के बारे में चर्चा होती थी, देश की जो समस्या है, हाँ, मुस्लिमों का जो लांगुल चलन होता था उस बारे में, हिंदुत्व के बारे में बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा होती थी। अब नहीं हो रही ऐसी चर्चा। रज्जू भैया जी से बाला साहब मिले हैं, जो सरसंघ चालक थे, के सुदर्शन थे सरसंघ चालक, वो मातोश्री में आया करते थे, मैं साक्षीदार हूँ उसका। सुदर्शन जी जो सरसंघ चालक थे, मातोश्री में हमारे सामने उनकी मीटिंग हुई है और हम बैठे थे, वो भी बैठे थे, चर्चा हुई देश के बारे में। लेकिन बाला साहब का हिंदुत्व हमेशा आक्रामक हिंदुत्व रहा है, वो पोथी पुराण वाला हिंदुत्व नहीं रहा, वो नहीं मानते थे। तो करना है, लड़ना है तो मैदान में आकर खुलेआम लड़िए, कुछ छुपाए मत। सर महाराष्ट्र चुनाव के बाद या महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमने देखा 3 नारे काफी चले, बटेंगे तो कटेंगे, जागो हिंदू जागो, और एक है तो सेफ है। और सर भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि बाला साहब के विचारों से बाला साहब ठाकरे ने समझौता कर लिया, और जो कभी प्रबल हिंदुत्व मुखर बात करते थे, आज वो एक खास समुदाय के सामने एक रैली में जब उद्धव बाला साहब ठाकरे वोट मांगने गए तो याचक की भूमिका में खड़े हैं। सर जनता ये समझना चाहती है कि जो हिंदुत्व बाला साहब का हिंदुत्व क्या था, और जो हिंदुत्व बीजेपी बता रही है कि जिससे शिवसेना यूबीटी या शिवसेना ने समझौता कर लिया, उसमें कोई फर्क है या भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है? कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया या शरद पवार साहब की पार्टी के साथ अलायंस हो गया, क्या ये दोनों पार्टियां पाकिस्तान से है या बांग्लादेश की है? देश की पार्टी कांग्रेस ने 150 साल तक स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है वो आप भूल सकते हो? बीजेपी का योगदान रहा है क्या? कल हमने चर्चा की ना, बीजेपी कहाँ थी? महाराष्ट्र से बड़ा कांग्रेस नेता, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर गोखले, रानडे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र से गए हैं, देश का नेतृत्व किया है। क्या आप उनका योगदान भूल सकते हो? इंदिरा जी का योगदान भूल सकते हो देश के लिए? मजबूरी ऐसी है कि जिसके साथ हम 25 साल रहे, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे विश्वासघात किया है। तब आपको हिंदुत्व की याद नहीं आई कि जो पार्टी हमें, जब भी बीजेपी अछूत थी राजनीति में, उनके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, डरते थे लोग बीजेपी को हाथ लगाने में, तब बाला साहब ठाकरे थे, आडवाणी, वाजपेयी, प्रमोद महाजन, ये सभी ने मिलकर तय किया कि हम एक साथ आकर राजनीति करेंगे, चुनाव करेंगे। ये बाला साहब ठाकरे के थे ना। लेकिन मोदी और शाह आने के बाद सबको काटना शुरू किया, बटेंगे तो कटेंगे, खुद ही काटते हैं, खुद ही बांटते हैं और खुद ही नारा देते हैं। जब आडवाणी, अटल जी और बाला साहब थे तो हम एक थे और सेफ थे। ये मोदी और शाह आने के बाद बटेंगे कटेंगे हमारे यहाँ शुरू हो गया अलायंस में। उनका स्वार्थ उसमें है कि हिंदुत्ववादी कोई पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ हम रहेंगे, ये उनका अहंकार है। शिवसेना नहीं रहेंगी, ये नहीं रहेंगे, प्रवीण तोगड़िया नहीं रहेगा और विश्व हिंदू परिषद नहीं रहेगी, बजरंग दल नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे, ये उनका अहंकार है। इंडिया अलायंस सब ठीक है सर। दिल्ली में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं सर। दिल्ली में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस भी मैदान में, सब ठीक ठाक है सर? ये कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है जी, सीक्रेट चुनाव लड़ रही है। अपनी अपनी मजबूरी होती है, अपने कार्यकर्ता, अपना वोटर सबको संभालना पड़ता है। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आएगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोल नहीं सकते कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि इतना प्रेशर होता है कार्यकर्ताओं का। हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं, ये विधानसभा की बात है, मैं मानता हूँ छोटी बात है। इंडिया अलायंस बना था लोकसभा के, देश के लिए, राष्ट्रीय नेशनल लीडरशिप, देश में परिवर्तन, ये लोकल बॉडीज विधानसभा के लिए नहीं बना। राहुल गांधी सर नेशनल लीडर बन के उभरे हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, देश ने स्वीकार किया। आज कांग्रेस पार्टी को ठीक है सत्ता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 100 से भी ज्यादा सीटें जिताने में राहुल जी का बड़ा योगदान है, और उनकी लीडरशिप का फायदा इंडिया अलायंस के और जो हमारे जैसे लोग हैं उनको भी मिला है, फायदा सबको मिला है। सर राहुल जी नेता है जी, राहुल जी लोकप्रिय नेता है और रहेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल है, ठाकरे परिवार, महाराष्ट्र चुनाव के बाद चर्चा ये भी हुई राज ठाकरे को एक भी सीट नहीं मिली। अभी एक फंक्शन में दोनों ही ठाकरे भाई आपस में मिले, आपके प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे। वापस एक साथ होगा परिवार आने वाले चुनाव में, जिससे विभाजन ना हो। परिवार हमेशा एक ही होता है, एक रहता है, खून एक है ठाकरे परिवार। राजनीति अलग हो गई है ना। अब राज ठाकरे को पार्टी छोड़कर 30 साल हो गए, आपको बताना चाहता हूं मैं। राज ठाकरे को पार्टी छोड़कर 30 साल हो गए हैं, और हमारी जो पार्टी है शिवसेना, उनको 60 साल हो गए। 30 साल राज ठाकरे अपनी राजनीति अलग से कर रही, तो करने दो। अगर वो खुश है, उनको किसी ने पार्टी से निकाला नहीं था। उनको लगा कि मेरी विचारधारा, मेरी राय, मेरी दिशा अलग है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। उसने अपनी पार्टी बनाई, मैं स्वागत करता हूँ। उसने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी चलाई। यश अपयश आता है, जाता है, हार जीत होती है, लेकिन अपनी पार्टी वो चला रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे जैसे लोग जो है पार्टी चुरा कर लेके जाते हैं, मोदी और शाह के मदद से, या सिंबल चुरा कर लेके जाते हैं, ऐसा काम ये लोगों ने नहीं किया। तो राज ठाकरे जहाँ है वहाँ खुश है, और हमारी शुभकामना है वो खुश रहने दो। एकनाथ शिंदे को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे सर? देखिए, एकनाथ शिंदे को डिफाइन करने के बड़े नेताओं नहीं है। जब तक मोदी शायद तब तक वो रहेंगे। ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे गद्दारों की कोई जगह नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय राउत जी थे। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।